निछावर के हजारों पोल्ट्री फार्मर्स को विद्युत विभाग की मनमानी का झटका। अजमेर टिस्कॉम ने पोल्ट्री फार्मरों को दिए 2017 से मिल रही सब्सिडी जमा करने के नोटिस। पोल्ट्री फार्मर्स ने बिजली विभाग पर मनमानी का आरोप लगाया है, वसूली का आरोप लगाया जा रहा है। पोल्ट्री फार्मर्स के अनुसार बिजली विभाग का कहना है कि जो पोल्ट्री फार्म का कनेक्शन दिया गया वो पहले एग्रीकल्चर श्रेणी में था, जिसे सरकार ने 2017 से एनडीएस यानी कि नॉन डोमेस्टिक सप्लाई की श्रेणी में कर दिया है। इसलिए 2017 से लेकर आज तक का सब्सिडी के रूप में दिया गया पैसा आपको भरना होगा। अब फार्मर्स बोल रहे हैं कि ना नोटिस मिला ना कोई जानकारी दी गई। फार्मर्स ने कहा कि नहीं भर सकते एनडीएस का महंगा बिल। एनडीएस लागू हुआ तो पोल्ट्री संचालन असंभव है। बेरोजगारी की कगार पर हजारों लोग आ गए हैं। तो अब विद्युत विभाग पर मनमानी का ये पोल्ट्री फार्मर्स आरोप लगा रहे हैं। तो एक तरफ जहां एग्रीकल्चर कनेक्शन पोल्ट्री फार्मर्स को पहले मिला, उसके बाद बिजली विभाग का ये कहना है कि ये कन्वर्ट कर दिया गया था एनडीएस में, यानी कि नॉन डोमेस्टिक का जो कनेक्शन है पोल्ट्री फार्म्स का वो कन्वर्ट हुआ। तो अब पोल्ट्री फार्मर्स कह रहे हैं कि ये जो एनडीएस की सब्सिडी है ये हम नहीं भर सकते हैं। पोल्ट्री फार्मर्स ने बिजली विभाग पर मनमानी का आरोप लगाया है। पोल्ट्री फार्मर्स के अनुसार बिजली विभाग का ये कहना है कि जिसे सरकार ने एग्रीकल्चर कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी का था उसे नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन में कन्वर्ट किया, इसलिए 2017 से लेकर आज तक का सब्सिडी उन्हें देना होगा। हमारे सहयोगी सुनील जुड़ गए इस खबर पर। सुनील, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल नंदिनी, देखिए जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं उनसे जुड़ा हुआ ये मामला है। चूंकि पोल्ट्री फार्मर्स हैं उनको सरकार जो उनका जो बिजनेस है छोटे बिजनेस की श्रेणी में आता है, तो उनको बढ़ावा देने के लिए कई तरह की सहायताएं वो सरकार के द्वारा की जाती है। इसको लेकर चूंकि पोल्ट्री फार्म जो होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण होती है बिजली। तो बिजली का जो कनेक्शन उनको दिया गया था तो एक रियायत के तहत सब्सिडी के तहत उनको जो एग्रीकल्चर कनेक्शन है वो उस टाइम में दिया गया था। यानी एग्रीकल्चर कनेक्शन की जो दर है, बिजली दर, वो औद्योगिक कनेक्शन यानी इंडस्ट्रियल जो कनेक्शन रहता है उससे कम रहती है। ये सरकार के विशेष प्रावधान के तहत उनको ये कनेक्शन दिया गया था। उसके बाद में अब हाल ही में चूंकि 2017 में ऐसा बताया जाता है कि जो एजी के कनेक्शन थे यानी एग्रीकल्चर कनेक्शन थे उनको एनडीएस यानी नॉन डोमेस्टिक सप्लाई वाले कनेक्शन है वो कर दिया गया था। पोल्ट्री फार्मर्स का आरोप ये है कि अगर 2017 में हमारे जो कनेक्शन थे एग्रीकल्चर उनको अगर एनडीएस किया गया था तो उसकी जानकारी हमें नहीं दी गई। आज तक किसी चीज का नोटिस नहीं दिया गया। क्या अपडेट हुआ है क्या नहीं हुआ इसका नोटिस नहीं मिला। अब एकाएक नोटिस आया है कि 2017 से लेकर जब ये एनडीएस हुआ था तब से लेकर आज दिन तक का जो सब्सिडी जो मिल रही थी, सब्सिडी का पैसा है वो आपको जमा करवाना पड़ेगा, नहीं तो कनेक्शन काट दिया जाएगा या फिर जो कनेक्शन है इस पर जो अतिरिक्त चार्जेज है वो लिए जाएंगे। सबसे बड़ी पीड़ा अब ये है जो आरोप है। तमाम जानकारियों के लिए अब देखना होगा कि पोल्ट्री फार्मर्स का ये मसला कैसे सुलझाया जाता है, क्योंकि अब एकदम से ये जो सब्सिडी का अमाउंट भरने का बोझ इन पर बढ़ा है। जाहिर तौर पर ये पोल्ट्री फार्म्स जो है तमाम सीनियर प्रतिनिधियों के पास भी जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। तो 2017 से लेकर आज तक का सब्सिडी के रूप में दिया गया पैसा आपको भरना होगा। पोल्ट्री फार्मर्स के लिए बड़ी दिक्कत। वहीं बांसवाड़ा से खबर है जहां पर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के पदाधिकारियों ने अनुसूचित क्षेत्र के युवाओं की समस्याओं को लेकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि वर्ष 2018 में अनुसूचित क्षेत्र में 663 गांव और 3 नगर पालिका जोड़ी गए, लेकिन आज भी पदों का वर्गीकरण पुराने टीएसपी क्षेत्र के अनुसार हो रहा है जो अनुचित है। यूनियन ने मांग की है कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक में शिथिलता दी जाए, परीक्षा केंद्र गृह जिले में निर्धारित हो और बांसवाड़ा को पुनः संभाग का दर्जा दिया जाए। के आधार पर हम पदों का वर्गीकरण किया जाए। और जो 4 दिन पहले जो अभी वर्तमान सरकार ने जो पद दिए हैं वो टीएसपी के बेरोजगार युवाओं के साथ में सरासर अन्याय किया है। उन्होंने जब सामाजिक और हिंदी में वो 0-0 पोस्ट दी गई है और जब टीएसपी संभाग को बहाल करने की बात कर रही है और 33 और 40% जो क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है उसको
शिथिलता के माध्यम से जो पद खाली हैं उस पदों। और अब खबर उदयपुर से है, जहां पर जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व प्रकरणों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में राजस्व से जुड़े लंबित प्रकरणों की बिंदुवार समीक्षा की गई। साथ ही समय पर गुणवत्तापूर्वक निस्तारण को भी निर्देश दिए गए हैं। बैठक में कलेक्टर ने ई फाइलिंग की समीक्षा की है। साथ ही सभी कार्य ई फाइलिंग से करना और फाइल्स का समयबद्ध डिस्पोजल करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व न्यायालयों से जुड़े कार्यों को गंभीरता से लें। इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं भरतपुर के बयाना में गंभीर नदी पर बनी सपाट सड़क सोमवार को पानी के तेज बहाव के कारण टूट गई, जिससे बयाना से चहल गांव की ओर जाने वाले मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया। इस सड़क के टूटने से बयाना मुख्यालय से जुड़े कई गांवों का संपर्क कट गया है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार करौली जिले के पांचना बांध से पानी छोड़े जाने के बाद गंभीर नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ा, जिससे ये क्षति हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया गया। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सड़क के दोनों ओर बैरिकेड्स लगवा दिए हैं। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को नदी के पास न जाने की हिदायत भी दी है और क्षेत्र में सतर्कता बरतने को कहा गया है। जो बयाना से चहल का मुख्य रास्ता है, पांचना बांध से भारी तादाद में जब पानी छोड़ा गया था, उस पानी का निकास गंभीर नदी के माध्यम से आगे भरतपुर की तरफ निकलता है। इस वक्त मौजूद है हम पांचना बांध से जो पानी छोड़ा गया था उससे जो सपाट टूटी है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पानी के बहाव से जो सपाट टूटी है उसको देख रहे हैं थोड़ा सा, और जो लोग हैं उन लोगों को भी दर्शाने की कोशिश करें फुटेज के माध्यम से कि आवागमन का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बाधित हो गया है। लोग हैं जो मुख्यालय तक नहीं आ सकते। लोगों का कहना है कि जो रास्ता था वो मुख्य रास्ता यही है और इस रास्ते के द्वारा 4-5 जो गांव हैं उनका रास्ता बंद हो गया है और बहाव इतनी तेज था। आज तो पानी कम है, बहाव के कारण ये गया। प्रशासन बार बार लोगों को समझाइश कर रहा है कि आप यहाँ ना आए। प्रशासन के द्वारा भी 4 चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। प्रशासन अधिकारियों ने यहाँ सूची है, एक बोर्ड भी लगाया गया है जिसपे साफ दिखाया गया है कि पानी का बहाव तेज है, पुलिया टूट गई है, कृपया जो आवागमन के जो रास्ते हैं वो ये वाला रास्ता बंद है, दूसरा रास्ता अपनाएं। मेरे साथ हैं पटवारी जी, इनसे बात करना चाहेंगे सर। सबसे पहले तो सचमुच सड़क पे आपका स्वागत है। हाँ, भगवान दास पटवारी हूँ। कैसे टूट गई पुलिया, थोड़ा सा मुझे बताएं, कितना भाव था? आला अधिकारियों भाव काफी था। आला अधिकारियों के तो जिस दिन से पानी छोड़ा गया उसी दिन से स्पष्ट निर्देश है कि लोगों को निकलने नहीं दिया जाए, इससे पार नहीं किया जाए। और पानी अभी कल से 4 मोरा खोलने के बाद में यहाँ पानी बढ़ गया था। उसके बाद में ये चहल को जाने वाली मेन सपाट है, मेन सड़क है, इसका मुख्यालय से संपर्क टूट चुकी है बिल्कुल, और पानी के कारण ये बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई है। अभी हमारे उच्च अधिकारियों का साफ निर्देश है कि लोगों को जाने नहीं दिया जाए। बैरिकेड लगा दिए गए हैं, बोर्ड लगा दिया गया है, बोर्ड पर स्पष्ट लिख दिया गया है कि पुलिया टूट चुकी है, आगे कोई ना जाए। अब सीधा सा पटवारी साहब का कहना है कि उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश है कि सपाट टूट गई है, पानी का वेग भी काफी तेज है, कृपया पानी से दूर रहें, सख्त दिशा निर्देश हैं। प्रशासन के इतने बावजूद समझाने के बाद भी लोगों में समझ नहीं आ रही है। मैं अपने थोड़ा कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा एक बार पुनः दिखाएं। उधर भी लोग सपाट टूटने को देखने आ रहे हैं कि गंभीर नदी में जो पानी चल रहा है उसको देखने आए हैं। और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा मैम हमारे साथ, तो इनसे भी बात करना चाहेंगे अपन। मैम सबसे पहले तो आपका सच में सड़क पर स्वागत है। मैम मेरा नाम मनीषा मीना, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत शेरगढ़। मैम अधिकारियों द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए? जो लोग उच्च अधिकारियों द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि शेरगढ़ पंचायत में राजस्व गांव चहल पर सपाट टूट गई है और जिससे हमने आम जनता को सुविधा के लिए बोर्ड बना दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और हमने ये भी मतलब गांव में घूम के बाइक से ये भी आवाज दिलवाई है कि बैरिकेडिंग टूट गई है, कोई भी रास्ता पार नहीं। अधिकारियों के बार बार दिशा निर्देश के बावजूद भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। गांव में जाकर बार बार बोला जा रहा है कि आप सपाट की तरफ ना जाएं। पांचना डैम से जो पानी छोड़ गया उसका वेग ज्यादा है, पुलिया टूट गई है। लोगों को तरह तरह के लोगों द्वारा समझाइश भी की जा रही है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, उनके द्वारा भी किया जा रहा है, लाउड स्पीकर पे भी समझा जा रहा है। मेरे पास साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे पूछेंगे कि जो रास्ता टूट गया है, मुख्य बयाना का जो रास्ता था आपके गाँव का, और इसके अलावा कोई और भी रास्ता है
वो उधर होके है बयान वो पुल की तरफ से आना। कितने गांव का रास्ता था इससे? ये 3-4 गांवों का रास्ता है, आगे चल के तो बहुत गांव आ जाते हैं। आगे चल के ज्यादा गांव हो जाते हैं। तो मेन रास्ता था 3-4 वो गांवों का यही है। था। हाँ। 3-4 गांव का जो मेन रास्ता है वो ये था। अभी अगर घूम के आना है तो ऊपर घूम के आना है, कितना किलोमीटर का फेर लगेगा? 10 किलोमीटर का। 10 किलोमीटर। प्रशासन लोगों को इतना समझाइश कर रहा है कि आप नदी के पास ना जाएं, पुलिया टूट गई है। लोगों में एक अपना नहीं है कि अपनी जान को लेकर अपने केयर करें। कल भी हमने देखा था, परसों भी देखा था, उससे 2 दिन पहले एक व्यक्ति डूब के मर गया था। फिर भी अभी भी सपाट टूटी हुई है, नीचे से पुली है, फिर भी आवागमन चालू है। प्रशासन के द्वारा रोका भी जा रहा है, पर लोग नहीं जागरूक हो रहे, नहीं रुक पा रहे। उस बारे में क्या कहेंगे आप? यही है, जो समझदार हैं वो रुक जाते हैं, जिसके पास समझदारी नहीं है वो कूद जाते हैं। बयाना में पवित्र सावन माह के दूसरे सोमवार को बयाना क्षेत्र में शिव भक्ति का अनूठा नजारा देखने को मिला। विभिन्न शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। विशेष रूप से महिलाओं की सहभागिता इस बार विशेष रूप से देखने को मिली। श्रद्धालु भक्तों ने भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया और ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार से वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। मंदिरों में भक्ति संगीत, भजन और हर हर महादेव के जयकारों से पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का माहौल बना रहा। आज जो है सावन का दूसरा सोमवार है। इसमें जो पतिव्रता महिलाएं आती हैं, भगवान शंकर से अपने कार्य की, अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये द्वितीय सोमवार है। एकादशी भी है। एकादशी जो है सोमवार में पहली बार ऐसा पर्व आया है। और ये जो बयाना से जो कांवड़िया गए हुए हैं, इन्होंने जो यहाँ के शुभम जैन जो कि हमारे परम सखा हैं और हमसे प्रेम भी करते हैं, और ये शिवालय मंदिर जो शिवगंज मंडी में भोलेनाथ का मंदिर है। वहीं मानसी वाकल बांध के डूब क्षेत्र में आने वाला प्रसिद्ध शिवालय चंद्रेश्वर महादेव मंदिर बांध के जल स्तर में वृद्धि होने के साथ ही जलमग्न होना शुरू हो गया है। मंदिर के गर्भगृह में पानी आने से शिवलिंग जलमग्न हो गया है। मंदिर में पानी भरने के बाद भी भक्तों की भीड़ लगातार देखी जा रही है। हालांकि आगामी दिनों में बांध के ओवरफ्लो होने पर इस मंदिर का अधिकांश भाग पानी में डूब जाएगा। ऐसे में श्रद्धालु 6 माह तक शिवलिंग के दर्शन नहीं कर पाएंगे। चंद्रेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण महाराणा उदयपुर महाराणा काल के दौरान में एक बंजारे ने 1590 में इसका निर्माण कराया। उसके बाद में हमारे मेवाड़ क्षेत्र के ये ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पे झूठी सौगंध कोई नहीं खाता है, और जो लोग झूठी सौगंध खाते हैं उनको तत्काल यहाँ पे प्रमाण दिया जाता है। और हमारे क्षेत्र में काफी ऐतिहासिक मंदिर है। उसके बाद में मानसी वाकल बांध बनने के बाद में 2005 में ये मंदिर जो है डूब क्षेत्र में आ गया। उसके बाद में वर्षा काल में ये प्रतिवर्ष डूब क्षेत्र में आ जाता है। उसके बाद में महाशिवरात्रि के पर्व पे ये पुनः खाली होता है और लोग दर्शन करते हैं, और ये न्याय के देवता के रूप में। और अब खबर टोंक के निवाई से है, जहां पर उपखंड क्षेत्र में ग्राम पंचायत सिंदरा के मंडालिया गांव में सड़क की हालत खराब है। कुछ देर की बारिश के बाद हालत बिगड़ जाती है। आलम यह है कि नौनिहालों को स्कूल जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। 240 से अधिक बच्चों को कीचड़ भरे रास्ते से होकर गुजरकर स्कूल जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों की ओर से प्रदर्शन भी किया गया। मैं रमेश चंद गुजर, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सिंदरा। ये जो रफ्ता का कार्य ये 2021 में स्वीकृत हुआ था। पहले 15 से 20 का सरपंच में था सिंदरा पंचायत का, तो मैंने सेक्शन निकलवाई थी इनकी। इधर गुरु महाराज का आश्रम है, देवस्थान है, तो यात्री भी आते हैं यहाँ। ग्यारस के दिन कम से कम 200-300 यात्री आते हैं, बाहर से भी आते हैं। तो ये रास्ते की बहुत ही प्रॉब्लम है। कम से कम यहाँ से 30-35 बच्चे इस डाणी से निकल के ग्राम मंडालिया माध्यमिक स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो महीने में 10 दिन भी पढ़ने नहीं जाते। ये जो नाला है इसमें पानी बहुत लंबा आता है, निवाई तक का पानी आता है। तो मैंने प्रशासन को कई बार अवगत करवाया है कि ये जो नाला है इसको टूटे करीबन गई साल ही टूट गए थे ये बरसात में। तो मैंने प्रशासन से, ग्राम पंचायत से, इसकी कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत है, मैंने सरपंच को, सचिव को, सेक्रेटरी को, वीडियो को, एनजीएन को मैंने कई बार अवगत करवाया कि ये जो कार्य है इसकी अभी सीसी सीमेंट नहीं हुई है,
इसको दोबारा दे के इस रपटा का कार्य दोबारा करवा दिया जाए। श्रीगंगानगर शहर में बरसात के दौरान पानी भराव की समस्या से आमजन को राहत दिलाने के लिए विधायक जयदीप बेहानी ने सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने नगर परिषद प्रशासन के साथ मिलकर प्रमुख नालों के ऊपर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मुहिम की शुरुआत कर दी है और इस अभियान की शुरुआत भगत सिंह चौक से की गई, जो बीरबल चौक होते हुए गौशाला रोड और आगे सरकारी अस्पताल तक चलेगा। इस मार्ग पर जहां जहां नालों के ऊपर लोगों ने अवैध निर्माण या अतिक्रमण कर रखा है, उन्हें हटाया जाएगा ताकि बरसाती पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके। नगर परिषद के अधिकारी, पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों को भी अतिक्रमण हटाने में सहयोग करने की अपील की गई है। और अब खबर रामदेवरा से है, जहां पर प्रदेश का सबसे बड़ा भादवा मेला शुरू होने को है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था अभी नजर नहीं आ रही है। सबसे जरूरी आवश्यकता में शुमार की जाने वाली आवागमन की सड़क मार्ग पूर्ण रूप से खस्ता हालत में है, लेकिन इनके डामरीकरण पैचवर्क को लेकर किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। जबकि मानसून भी शुरू हो गया है, ऐसे में सड़कों के डामरीकरण करना भी संभव नहीं हो पा रहा। भादवा मेले में करीब 50 लाख से अधिक लोग सड़क मार्ग से होते हुए रामदेवरा आते हैं और रामदेवरा सरपंच समुंदर सिंह तंवर की तरफ से भी सार्वजनिक निर्माण विभाग को 6 महीने पूर्व ही सड़कों के डामरीकरण के लिए पत्र लिखा गया था, लेकिन इसके पश्चात भी आज तक इस पर किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। चाकसू के शिवदासपुरा रिंग रोड स्थित लक्ष्मीपुरा गांव के पास बीती देर रात हुए ऑक्सीजन गैस टैंकर सड़क हादसे के बाद पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड में करवा दिया है और यातायात सुचारू करवाया गया है। हालांकि टैंकर से अभी भी रुक रुक कर ऑक्सीजन गैस का रिसाव हो रहा है। प्रशासन और दमकल कर्मी रिसाव को बंद करने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। फिलहाल एहतियात के तौर पर आसपास का इलाका सुरक्षित कर लिया गया है और हालात पर नजर रखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक टैंकर फिरोजाबाद से जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के लिए ऑक्सीजन लेकर रवाना हुआ था। लक्ष्मीपुरा के पास पहुंचने पर टैंकर यू टर्न लेते समय ट्रेलर की टक्कर से पलट गया। हादसे के बाद टैंकर से ऑक्सीजन गैस का रिसाव शुरू हो गया, जिससे आसपास सफेद धुएं का गुबार फैल गया था। इस दौरान पीछे से आ रहे सीमेंट से भरे ट्रेलर और केमिकल टैंकर की भी भिड़ंत हो गई। हादसे में टैंकर का चालक घायल हो गया था। कोटा शहर के आदर्श नगर कॉलोनी स्थित माला रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे एक नवजात शिशु का भ्रूण मिला। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। आदर्श नगर थाना पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि पता लगाया जा सके कि भ्रूण कहां और किसने फेंका। इस अमानवीय घटना को लेकर इलाके के लोगों में गहरा आक्रोश और चिंता का माहौल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आरोपियों को जल्द पकड़ने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। धौलपुर के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के सिलावट रोड पर 4 व्हीलर गाड़ी ने डाक कावड़ चढ़ाकर लौट रहे बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस घटना में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दुर्घटना के तुरंत बाद ही राजाखेड़ा थाना पुलिस को भी फोन से सूचना दी गई थी, लेकिन करीब आधा घंटा बीत जाने के बाद भी मौके पर कोई भी पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा। बाद में राजाखेड़ा थाना अधिकारी ज़ाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को अपने कब्जे में लिया गया। बूंदी के नैनवा से खबर है, बाढ़ में बहे युवक का मिला शव। करीब 60 घंटे बाद घटनास्थल से 500 मीटर दूर झाड़ियों में फंसा मिला है युवक का शव। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला रखा था। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। 3 दिन पहले दुगारी गांव में आई बाढ़ के पानी में बह गया था मृतक युवक। नैनवा उपखंड के दुगारी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो एक युवक का शव जो बाढ़ में बह गया अब बरामद किया गया है। नैनवा उपखंड का मामला, बाढ़ में बहे युवक का शव बरामद होने के बाद परिवार और क्षेत्र के लोगों में काफ़ी ज़्यादा डर है और काफ़ी ज़्यादा लोग दुखी भी हैं, क्योंकि ये युवक जब गांव में बाढ़ आई तो उसमें बह गया था और कड़ी मशक्क़त के बाद अब युवक का शव बरामद किया गया है।
सावन के महीने की महिमा अपार है। टोंक जिले से गुजर रही बनास नदी के बीसलपुर बांध की तलहटी में स्थित गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर 40 फीट ऊंचा स्वयंभू शिवलिंग है और ये स्थान आस्था का प्रतीक है। अरावली पर्वतमाला की गुफा में बने इस मंदिर में रावण ने घोर तपस्या की थी और इस प्राचीन शिव मंदिर में वैसे तो साल भर भक्तों की भीड़ उमड़ती रहती है, लेकिन खास तौर पर सावन के महीने में इस प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना का महत्व है। भीड़ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में चौहान वंश के विग्रहराज चौहान ने करवाया था, जो बीसल देव के नाम से भी जाने जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग और 108 उप ज्योतिर्लिंग हैं। गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर उन्हीं में से एक है। माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कई सालों तक यहाँ पर तपस्या की थी। तो टोंक में गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर है और सावन के इस महीने में लोग पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं।